Yes, good evening, everyone. How are you? How are you all? प्रैक्टिकल असाइनमेंट पे आप कौन सा स्क्रीनशॉट लगा के सबमिट करना है? फर्स्ट पेज का। अगर आपकी कोई वीडियो है, अगर असाइनमेंट में आपको कोई वीडियो बनानी है तो आप अपनी वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा के सबमिट करेंगे। ओके। सबमिट नहीं हो रहा, अप्रूव नहीं हो रही, या सबमिट नहीं हो रही? अप्रूव नहीं हो रही होगी, पेंडिंग दिखा रहा होगा, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। कब तक डेट है? 18 तारीख तक। असाइनमेंट किस में मिलता है? जिस ग्रुप में आप हो उसमें पीडीएफ आया होगा, वही असाइनमेंट्स। मैम वो तो बस लिखे ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई वीडियो बनाने का नहीं है तो बस लिखना है, तो फिर फर्स्ट पेज का जो भी आपका कंटेंट होगा। पीडीएफ नहीं मिला है? आप ग्रुप में नहीं हो? जिस ग्रुप में लिंक आया हुआ है असाइनमेंट्स का, उसका क्यूआर कोड सेंड कर दो यहाँ ग्रुप में, सो दैट बाकी ज्वाइन कर पाए। होनी तो नहीं चाहिए फिजा प्रॉब्लम, पर आपको अगर डिपार्टमेंट में सबमिट करना है तो आप सीरियल वाइज करो। मैम कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चंस रोज पूछते हो, सेम क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट तो आपको रिपोर्ट में लगाने हैं ना, जो रिपोर्ट सबमिट करोगे कॉलेज में उसमें लगाने हैं स्क्रीनशॉट्स असाइनमेंट के। जी आशुतोष। नहीं, नहीं सिमी। जी बिल्कुल कर सकते हो। निधि बिल्कुल कर सकते हो। जी क्रांति रोज असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ती है। हाँ सुहाना।
सर्टिफिकेट कितने टाइम में मिलेगा? आई डोंट नो, इस सब के बारे में मुझे नहीं पता। जिनका जिनकी असाइनमेंट पेंडिंग बता रही है वो अप्रूव हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ चलेगा, असाइनमेंट्स यार बस सबमिट करनी है आपको, चाहे जैसे मर्जी करो। आपकी असाइनमेंट पेंडिंग इसलिए आ रही है क्योंकि अभी उनकी साइड से असाइनमेंट चेक नहीं हुई है, अप्रूव नहीं हुई है। जब भी वो चेक हो जाएगी तो आपकी असाइनमेंट अप्रूव्ड हो जाएगी। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। मैम क्लास नहीं, क्लास सिर्फ सैटरडे तक होगी। कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं मतलब? प्रिंट फॉर्म में? लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर बाद में, ये सारे क्वेश्चंस बाद में। हर क्लास में सेम क्वेश्चंस होते हैं। पेंडिंग क्यों है, अप्रूव नहीं हो रही, मैंने कितनी बार बताया है। आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दी तो वो खुद अप्रूव हो जाएगी जब टीचर्स चेक कर लेंगे। आई हैव टोल्ड दिस इन एवरी क्लास। और कॉपी पे लिखना है, पेज पे लिखना है, ये मैं 100 बार बता चुकी हूँ। अब जो सवाल मैं पूछूंगी आप सिर्फ उसका जवाब दोगे। नो अननेसेसरी क्वेश्चंस इन द क्लास। I will tell Prashant sir to take one of your class and he will clear all your doubts, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, सिर्फ उन्हें पता है। तो आप उनसे जो मर्जी पूछते रहना। मैम फेस। फेस दिखाऊं? नहीं, मैं चेक नहीं करूंगी सुप्रिया, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाती हूँ, मैं इवेल्युएट नहीं करती असाइनमेंट्स। आई डू नॉट इवेल्युएट असाइनमेंट्स। अटेंडेंस भी हो जाएगी, जब असाइनमेंट सबमिट कर दोगे अटेंडेंस भी लग जाएगी। डिफरेंट कॉलम्स में असाइनमेंट सबमिट करिया करो, लाइक 1 2 3, ओके। सो दैट कि आपकी असाइनमेंट्स मार्क हो जाए, सीरियल वाइज असाइनमेंट सबमिट करनी है। सेम क्वेश्चंस होते हैं, वही असाइनमेंट अप्रूव नहीं हो रही, अटेंडेंस नहीं बन रही। आई हैव टोल्ड यू लाइक 100 ऑफ टाइम्स। पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करो, हो जाएगी सबमिट। यस अभिषेक। फेस नहीं दिख रहा, आई कांट, मैं आज कैमरा ऑन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। सो यर आई होप पीपीटी सबको दिख रही है। ओके, थैंक यू। पीपीटी दिख रही है ना सबको? सो आज आज का आपका टॉपिक है
आज का आपका टॉपिक है इंक्लूसिव टीचिंग। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या हर बच्चा सेम स्टाइल से सीखता है? एक क्लास है, अगर उसकी स्ट्रेंथ 50 या 60 है, तो क्या हर बच्चा सेम स्टाइल से सीखेगा या हर बच्चा सेम टाइम लेगा उस चीज को सीखने में? है ना? तो टीचर को हर बच्चे पे अलग से ध्यान देना पड़ता है, बेस्ड ऑन उस बच्चे का कल्चर, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, है ना, या उसको कितना वक्त चाहिए, उसकी लैंग्वेज पे। सबका ह्यूमर अलग होता है। हाँ, तो इंक्लूसिव टीचिंग क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंक्लूसिव टीचिंग इज एन अप्रोच दैट इंश्योर्स ऑल स्टूडेंट्स फील रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड एबल टू पार्टिसिपेट इक्वली इन लर्निंग। इसका अगर हिंदी में इसका मतलब मैं बताऊं, तो इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब है एक ऐसे तरीके से पढ़ाना जिससे हर बच्चा रिस्पेक्टेड फील करे, हर बच्चा सपोर्टेड फील करे, और हर एक बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए क्लास में। ऐसा नहीं कि टीचर सिर्फ टॉपर बच्चों पे ध्यान दे रही है, बट टीचर एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों पे भी उतना ही ध्यान दे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव टीचिंग। अगर आप एक टीचर बनोगे इन फ्यूचर, जो आप बनोगे तभी तो आप इस कोर्स में हो, तो क्या आप सिर्फ टॉपर बच्चे पे ध्यान दोगे कि यही क्लास का स्टार है? टेल मी, नहीं ना। आप वीक बच्चों पे भी उतना ध्यान दोगे, इवन ज्यादा ध्यान दोगे। वीक बच्चों पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। हाँ, वीक बच्चे पे ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। अब इंक्लूसिव टीचिंग फोकस किस चीज पे करती है? इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हर बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सीखने की। बायस नहीं होना टीचर को किसी बच्चे की कास्ट पे, क्रीड पे, कल्चर पर, रिलीजन पर। चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, हर बच्चे को इक्वल चांस देना। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हर कोने से। डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी देश के हर कोने से बच्चों का आना। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बच्चा यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई ईस्ट इंडिया से है, कोई केरला से है, या आउट ऑफ इंडिया अफ्रीका से है, नाइजीरिया से है, कहीं से भी। हर बच्चे को रिस्पेक्ट करना। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए आंसर करने का क्लास में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो चार बच्चे ही आपने चुन लिए हैं जो रोज आंसर कर रहे हैं, या सिर्फ आप उन दो चार बच्चों को ही क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब बच्चों को रिस्पॉन्स करने का, आंसर करने का इक्वल चांस मिलना चाहिए। ओके। सपोर्ट फॉर डिफरेंट लर्निंग नीड्स। अब इसका क्या मतलब है? हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, राइट? किसी को देख के समझ आएगा, किसी को सुन के समझ आएगा, किसी को प्रैक्टिकल करके समझ आएगा। अगर जिस बच्चे को प्रैक्टिकल में समझ आता है, अगर मैं उसको लेक्चर मेथड से पढ़ा दूं, सिर्फ बोल के चली जाऊं, तो आपको कभी समझ आएगा? नहीं ना। तो हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। जिन बच्चों को प्रैक्टिकल से समझ आएगा, आप उनको प्रैक्टिकल से समझाएंगे। आप जिन बच्चों को देख के समझ आता है, उन्हें आपको यूट्यूब वीडियो दिखाओ, कोई एनिमेशन वीडियो दिखाओ, या किसी डायग्राम से समझा दो। पॉसिबल है ना? मैम, थोड़ा हिंदी में भी समझाइए। मुझे लग रहा है मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ।
इम्पोर्टेंस क्या है अब इंक्लूसिव एजुकेशन की? लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। अब हम इम्पोर्टेंस समझते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या होता है, ये हेल्प करती है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। क्योंकि हमें लर्निंग हमेशा ना एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपका इन्वायरमेंट, क्लास का इन्वायरमेंट टॉक्सिक है या एंग्शियस है, आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। बट अगर क्लास का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, हमने पहले भी पढ़ा पढ़ा था कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बच्चे अप्रोच करने से नहीं डरते। ठीक है। अगर उसको कोई डाउट होगा तो वो हेजिटेट नहीं करेगा आपके पास आने के लिए, अगर एक टीचर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास में। तो क्या करना है, ट्राई करना है कि आप एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करो। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव किन चीजों में होता है, आप मुझे बताओ। भेदभाव किन चीजों के बेसिस पे किया जाता है इंडिया में? या हाँ, जाति पर, ठीक है, कास्ट सिस्टम, और जैसे अच्छे बुरे में, अच्छे बुरे में मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जाति पे किया जाता है, और रिलीजन पे। अमीर गरीब में बिल्कुल, कास्ट पे, गरीब और अमीर पे, हाँ। रंग, जाति, व्यवसाय, हाँ। किसी की कास्ट पे, किसी के स्टेटस पे, किसी के रिलीजन पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बच्चों को। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म नहीं होना चाहिए आपकी क्लास में। ओके। हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आ रहा है, किसी भी कास्ट से आ रहा है, उसका रंग जैसा मर्जी है, उसका बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल स्टेटस जैसा भी है, आप हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, इक्वल चांस दोगे अपने आप को दिखाने का, अपनी कैपेबिलिटी शो करने का सबके सामने, अपनी इंटेलिजेंस शो करने का। जाति धर्म, बिल्कुल। encourage स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। इंक्लूसिव एजुकेशन से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके। जब आप बच्चों को इक्वल चांस दोगे अपने आप को दिखाने का, पूरी क्लास के सामने आंसर करने का, रिस्पॉन्स करने का, क्वेश्चंस पूछने का, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इम्प्रूव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। कोलैबोरेशन होता है टीम वर्क, एक साथ में आकर किसी प्रोजेक्ट को करना या किसी एक्टिविटी को करना। अब ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है? कोलैबोरेटिव होता है ना, सब साथ में आके ग्रुप में डिस्कशन करते हैं ना, 5-6 बच्चे या जितने भी बच्चों का ग्रुप हो। तो उसमें इंडिविजुअल नहीं होता है कुछ भी। ग्रुप प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, कॉलेज में होती है ना, कॉलेज स्कूल्स में ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, 3-4 बच्चे ग्रुप बनाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं। उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन, साथ में आके कोई वर्क करना, साथ में आकर कोई एक्टिविटी करना। हाँ, जैसे टीचर कंप्यूटर में प्रोजेक्ट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट इक्वल असेस टू द एजुकेशन। इक्वल असेस मतलब हर बच्चे को एजुकेशन का असेस होना चाहिए। अगर कोई अमीर बच्चा किसी एलीट कॉलेज या स्कूल में पढ़ सकता है, तो वहीं पे एक गरीब बच्चा भी किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में या बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने का उतना ही हकदार है जितना वो एलीट क्लास का या हाई स्टेटस का बच्चा होगा। सपोज करो आपका कोई स्कूल है,
तो आप क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस या उसकी कास्ट या उसका रिलीजन देख के उसे एडमिशन दोगे? या आप एक टीचर हो तो क्या आप उसकी कास्ट देख के उसको पढ़ाओगे कि नहीं ये लोअर कास्ट से है तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी? नहीं ना। इसको हम बोलते हैं इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। हर जाति, हर धर्म, हर व्यवसाय के बच्चे को इक्वल एक्सेस, बराबर का, बराबरी मिलनी। ठीक है, ये होती है इंपॉर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन की। अब हम इसको समरी में समझेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, भेदभाव नहीं करना है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें टीम वर्क बढ़ता है, साथ में आकर काम करने की क्षमता, और इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हर बच्चे को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए पढ़ने का। बिल्कुल फिजा। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल। डिफरेंट लर्निंग नीड्स। अब जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया था और आपको भी पता है इस चीज के बारे में कि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। मैम मेरा एक दिन अटेंडेंस, कोई बात नहीं, जब असाइनमेंट सबमिट करोगे अटेंडेंस हो जाएगी। एंड अगर फिर भी दिक्कत है तो जैसे अभिषेक सर ने बोला कि कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर लो, मैंने नंबर शेयर करा था चैट में। डिफरेंट लर्निंग नीड्स, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। हर बच्चा अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपने कल्चर, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखता है। ओके। इसमें प्रायर लर्निंग बहुत काम आती है, जो बच्चे ने पहले सीखा हो अपने घर में, अपने कल्चर में या अपने आसपास में। सम लर्नर्स में नीड मोर एक्सप्लेनेशन टाइम। अब कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन टाइम मांगते हैं। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती कोई चीज, तो उनको कैसे पढ़ाना है, उसको उनको कैसे हैंडल करना है, ज्यादा एक्सप्लेन करके उन पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको कि वो 5 मिनट में ही समझ जाएंगे, एक बार में पूरा लेक्चर क्रिस्टल क्लियर। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 3 लेक्चर भी आप उनको समझा दोगे ना तब भी उनको नहीं समझ आएगी। ठीक है। तो हर बच्चा सेम टाइम पे नहीं सीखता। हर बच्चे की डिफरेंट स्पीड होती है, एक डिफरेंट पेस होता है सीखने का। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। हाँ, उस बच्चे को अलग से टाइम देना पड़ता है। राइट। थैंक यू आशा। विजुअल लर्निंग मटेरियल, विजुअल लर्निंग मटेरियल क्या होता है जिनसे हम बच्चों को, जो बच्चों को हम दिखा सके, जैसे कोई पीपीटी हो गई, कोई पीडीएफ हो गया, या कोई वीडियो हो गई यूट्यूब पे, कोई एनिमेशन वीडियो, या कोई डायग्राम। ठीक है। अब कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो देख के सीखेंगे। अगर मेरा टॉपिक है वाटर साइकिल, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूं, ऐसे एक्सप्लेन करूं नॉर्मली, तो क्या पता वो नहीं समझे। वहीं पे अगर मैं उनको कोई एनिमेटेड वीडियो या कोई डायग्राम दिखा दूं और डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? विजुअल लर्निंग मटेरियल, देख के सीखना। ओके। देख के सीखने वाले क्या टूल्स होते हैं जिनको हम दिखा के सिखा सकते हैं? कौन से टूल्स होते हैं वो? What are the tools? किस क्लास? कौन से टूल्स होते हैं?
स्मार्ट बोर्ड ठीक है। डिजिटल, ओके। डिजिटल टूल्स कैसे, कौन से डिजिटल टूल्स? पीपीटीज, पीडीएफ्स, यूट्यूब, है ना? डिजिटल डायग्राम्स, 3D डायग्राम्स, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, बिल्कुल। हाँ। फिर आ जाती है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, करके सीखना। प्रैक्टिकल क्या होते हैं? किसी चीज को करके सीखना। जैसे जब हम जैसे जब हम 11th 12th में थे, हम प्रैक्टिकल्स करते थे ना, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल्स करते थे, तो वो क्या होती थी? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। किसी चीज को करके सीखना, साइंस लैब में, बिल्कुल सही बात है। उनको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। अब लैंग्वेज सपोर्ट, देखो लैंग्वेज सपोर्ट हम कैसे समझेंगे? देखो, अब एक क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है। अब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 250 के आसपास। आज कितने आज कितने बच्चे प्रेजेंट है? 243 बच्चे, लगभग 250, है ना? तो देखो, अब इन 250 बच्चों में हर बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, है ना? हर बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी, हिंदी तो ऑलमोस्ट सबकी अच्छी होगी। हर बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी। तो हमें कैसे पढ़ाना है? अगर आपने, चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को अगर इंग्लिश आती है किसी क्लास में, ठीक है, आपने इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर कर दिया, ओके, फेयर इनफ। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को सीबीएसई वालों की इंग्लिश अच्छी होती है। अच्छा, ओके। मगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होगी, तो उनको कैसे पढ़ाओगे? आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाओगे? हिंदी में समझाओगे? लैंग्वेज सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को जिस भाषा में समझ आ रही है, उनको आप वैसे ही पढ़ाओगे। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप उसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट समझाओगे। किसी बच्चे की हिंदी अच्छी है, उसे हिंदी में समझाओगे, ठीक है? हिंदी सबको समझ में आती है। कुछ बच्चे आईसीएसई वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा डीप हिंदी समझ में नहीं आती। अगर आप उनको डीप, बहुत प्योर हिंदी में पढ़ाओगे ना, तो उनको समझ नहीं आएगा। मातृभाषा। अब कुछ इमोशनल इंकरेजमेंट की अगर हम बात करें, अब कुछ बच्चों को इमोशनल इंकरेजमेंट चाहिए होता है। कुछ बच्चे इमोशनल होते हैं, उन्हें सपोर्ट करो, मोटिवेट करो कि नहीं, तुम कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो आप उसको कैसे इंकरेज करोगे? अगर किसी बच्चे के टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आप उसको कैसे सहानुभूति दोगे? सहानुभूति का मतलब ही होता है ना, इनकरेजमेंट। इंग्लिश की क्लास, कौन सी इंग्लिश? हाँ, अच्छे से मोटिवेट करना है। जिन बच्चों को इमोशनल इंकरेजमेंट चाहिए, उनको अच्छे से समझाकर। अब क्लासरूम स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज हमने पहले भी पढ़ी थी एक लेक्चर में, पर हम फिर से इसको देखेंगे। आप पीपीटी की तरफ अगर ना भी देखो ना, तो भी अच्छे से लेक्चर समझ में आ जाएगा। आपको क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है अपनी क्लास में। बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आप अपने लेक्चर में नहीं दोहराओगे, ठीक है? हमेशा सिंपल भाषा में समझाइए अपनी क्लास को, सो दैट उनको समझ में आए। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो भी सिंपल इंग्लिश में बात करोगे। हिंदी में बात कर रहे हो, तो भी सिंपल हिंदी में बात करोगे। अब बिल्कुल ही एडवांस डीप हिंदी नहीं बोलनी है कि लोगों को वर्ड्स ही समझ में नहीं आए। अभी कई बार ऐसा होता है, जब आप लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं, जो पिछली क्लासेस भी जो मैंने ली हैं डिफरेंट बैचेस की, तो स्टूडेंट्स ना बहुत
एडवांस्ड हिंदी में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे कभी कभी समझ में नहीं भी आता कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं उनसे दोबारा पूछती हूँ कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, तो सिंपल भाषा में, क्लियर लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, जब भी क्लास में बात कर रहे हैं या आप अगर टीचर हैं तो हमेशा एक सिंपल क्लियर लैंग्वेज में समझाएं। फिर encourage all students to participate, सब बच्चों को मोटिवेट करो, सब बच्चों को encourage करो पार्टिसिपेट करने के लिए कि हाँ तुम भी रिस्पॉन्स दिया करो क्लास में। अगर तुम गलत आंसर भी दोगे तो भी तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा गलतियों से ही सीखता है। अगर वो आज गलत आंसर दे रहा है तो अगले दिन वो सही आंसर भी देगा। ओके, हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना है इमोशनली, उनको हमेशा मोटिवेट करना है कि आप बेहतर कर सकते हो। हाँ, अच्छे से समझाकर हौसला बढ़ाएंगे। यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि हर बच्चा सेम तरीके से नहीं सीखता, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। तो आपको कैसे पढ़ाना है, डिफरेंट अप्रोच से। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो गई अदिति। आप पढ़ाते हो बच्चों को, वेरी गुड कामिनी, कमानी। ठीक है, जो बच्चा प्रैक्टिकल से सीख रहा है उसे प्रैक्टिकल से समझाओ, जो लेक्चर से समझ रहा है वेल एंड गुड, और जो किसी एक्टिविटी से सीखेगा उसे एक्टिविटी करवा के समझाओगे, है ना? या सब पे एक ही मेथड लगा दोगे? कॉम्बिनेशन मेथड, वेरी गुड निधि, आपको याद है ये, नाइस। रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट डिफरेंसेस, अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, क्लास में 50 बच्चे हैं। अब 50 में से 50 बच्चे ही टॉपर नहीं होंगे। कभी ऐसा होता है क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 ही टॉपर हैं? या आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 250 है इस वक्त, तो क्या 250 बच्चे ही टॉपर हैं कॉलेज के या स्कूल के? नहीं होता ना। तो आपको बच्चों को जज नहीं करना है कि देखो वो तुमसे बेहतर है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो। हमेशा बच्चों की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो किसी से बेहतर है या किसी से बेहतर नहीं है। उसमें से 10 ही होते हैं, हाँ किसी क्लास में तो 10% भी नहीं होते, सिर्फ 4-5% बच्चे होते हैं जो अबव एवरेज होते हैं। नहीं तो ज्यादातर बच्चे एवरेज ही होते हैं किसी भी क्लास में। 20 बच्चे बिलो एवरेज होंगे, पर सिर्फ 5-10% बच्चे होंगे जो अबव एवरेज होंगे, उसके बीच वाले 70% बच्चे एवरेज ही होंगे। समझ रहे हो? सबका नॉलेज अलग होता है, बिल्कुल प्रियंका। सब बच्चों का सीखने का तरीका, सीखने की स्पीड अलग होती है, बिल्कुल। मैम लगभग टीचर तो जज करते हैं, वही नहीं करना है ना, जज ही नहीं करना है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर बच्चे को इक्वल चांस देना आंसर करने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। स्टूडेंट शुड फील सेफ, एंगेज एंड मोटिवेटेड, हर बच्चे को सेफ फील होना चाहिए आपके साथ, आपसे बात करने में बच्चों को डर ना लगे। अब कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो इतना डर का माहौल बना के रखते हैं ना अपनी क्लास में, कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए भी डर लगता है कि मैम पता नहीं क्या सुना देंगी अगर हम कुछ पूछ लेंगे तो, है ना? असाइन जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख लेना, पर ऐसा नहीं करना है, हमें सेफ
करना है बच्चों को, हमें ऐसे बच्चों के साथ बिहेव करना है कि बच्चों को डर ना लगे, बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में, बच्चे मोटिवेटेड रहें पढ़ने के लिए, बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। डिफरेंशिएटेड टीचिंग, अब डिफरेंशिएटेड टीचिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटेड टीचिंग मींस एडजस्टिंग टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एबिलिटीज, अपने टीचिंग मेथड्स को बदलना स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड टीचिंग, अपने टीचिंग मेथड्स को स्टूडेंट के हिसाब से मोल्ड करना, बदलना, जो बच्चे देख के समझते हैं या जिनको कोई चीज देखकर समझ, फ्रेंड की तरह बिल्कुल, जिनको कोई चीज देख के समझ आती है उनको आप विजुअल तरीके से पढ़ाओगे, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस या एनिमेटेड वीडियोस, ठीक है? विजुअल लर्निंग के लिए, विजुअल का क्या मतलब होता है? जो चीज हम देख सकते हैं, देखना, विजुअलाइज करना, ओके? ग्रुप एक्टिविटीज फॉर कोलैबोरेटिव लर्नर्स, कोलैबोरेटिव लर्नर्स का क्या मतलब होता है? जो बच्चे ग्रुप में सीख पाते हैं। कोलैबोरेटिव लर्नर्स का क्या मतलब होता है? जो बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, उनके लिए ग्रुप एक्टिविटीज अरेंज करना, जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गए, ग्रुप क्विज हो गए, या रोल प्लेज हो गए, ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करना कोलैबोरेटिव लर्नर्स के लिए। कोलैबोरेटिव लर्नर्स आपके लिए नया वर्ड होगा। कोलैबोरेटिव लर्नर्स का मतलब है जो बच्चे ग्रुप में एक साथ आके एक टीम में ज्यादा सीखते हैं, जैसे ग्रुप प्रेजेंटेशंस हो गई। अब आप लोगों ने नोटिस करा होगा जब प्रेजेंटेशन होती है तो कुछ बच्चे ना इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन में घबरा जाते हैं, जब उनको अकेले प्रेजेंट करना पड़ता है वो घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, फंबल करने लगते हैं टीचर के सामने या पूरी क्लास के सामने। वही अगर उस बच्चे को किसी ग्रुप में डाला जाए तो वो कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अब मेरे साथ भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो कुछ बच्चे ना अपनी टीम के साथ बेटर परफॉर्म करते हैं। आप क्या प्रेफर करते हो, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन या ग्रुप प्रेजेंटेशन? ग्रुप प्रेजेंटेशन। हम्म। रोल प्ले से अच्छे से समझेंगे। वीडियो नहीं दिख रहा मतलब पीपीटी नहीं दिख रही है या मैं नहीं दिख रही? अच्छा मैं नहीं दिख रही, मैंने कैमरा बंद किया है ना इसलिए नहीं दिख रही मैं। कोई बात नहीं, कल दिखूंगी। जेंडर सेंसिटिविटी इन टीचिंग, इसका मतलब है हर जेंडर को इक्वल चांस मिलना, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इक्वल चांस मिलना, इसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर सेंसिटिविटी। टीचर शुड अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स का क्या मतलब है? एक स्टीरियोटाइप ये भी है ना कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती हैं पढ़ाई में। किस किस को लगता है कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती हैं पढ़ाई में, और किस किस को लगता है लड़के मैथ्स में बेटर होते हैं लड़कियों से? सबको लगता है, हमको। ओके। पर टीचर को, ठीक है स्टूडेंट्स में ऐसा होता है, ओके कोई बात नहीं, पर टीचर को ऐसा नहीं सोचना है, ओके? टीचर को ये स्टीरियोटाइप्स अवॉइड करने हैं कि गर्ल्स आर बेटर या बॉयज आर बेटर, या लड़के मैथ्स में ज्यादा अच्छे होते हैं लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती। ये सब स्टीरियोटाइप्स अवॉइड करने हैं। इन आप टीचर बनोगे तो आप लोग अपने दिमाग में ये नहीं रखोगे कि लड़के मैथ्स में बेटर होंगे या लड़कियां बाकी सब्जेक्ट में अच्छी होंगी या लड़के स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, नहीं। दोनों ही जेंडर्स हर काम में अच्छे होते हैं, ये इंटरेस्ट की बात होती है या किसी की कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात होती है ना? एक मिनट क्लास, वेट।
इंकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन, चाहे लड़का है लड़की है दोनों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, किसी भी लड़की से लड़के से ऐसा नहीं होगा कि अगर आप टीचर हो तो लड़कों से बदतमीजी से बात कर ली, सिर्फ लड़कियों की रिक्वेस्ट करी, नहीं। लड़के भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितनी लड़कियां डिजर्व करती हैं। ओके, बॉयज डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। अब कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों के साथ तो बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे, पर लड़कों के मामले में थोड़े वो अलग हो जाते हैं। मजाक मजाक में कभी 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 ना टीचर्स लड़कों की इंसल्ट कर देती हैं, इवन मेल टीचर्स भी। तो हमें वो सब चीजें ना अवॉइड करनी है। ओके, ट्रीट स्टूडेंट्स फेयरली। अब चाहे लड़का है या लड़की है, उनको उनके काम पे आप जज करेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि लड़की है तो उसको टेस्ट में ज्यादा मार्क्स दे दिए, लड़का है तो उसे कम दे दिए। नहीं, ऐसा बहुत जगह होता है, नहीं होना चाहिए ना। कल्चरल सेंसिटिविटी, स्टूडेंट्स में कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अब देखो कल्चरल सेंसिटिविटी का होता है बच्चे ना, बच्चों का बैकग्राउंड अलग होना, बच्चों का कल्चर अलग होना, लैंग्वेज अलग होना। तो टीचर को क्या करना है, हर कल्चर के बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो अफ्रीका से है, चाहे वो साउथ इंडिया से है, चाहे बिहार से है, कश्मीर से है। हर कल्चर हर एथनिसिटी के बच्चे की रिस्पेक्ट करनी। अवॉइड बाइस्ड कमेंट्स, कमेंट्स नहीं करने हैं किसी के कल्चर पे, किसी के रिलीजन पे। अब देखो इंस्टाग्राम पे आप देखोगे ना, तो स्टेट पे बहुत कमेंट्स होते हैं, हर किसी की स्टेट पे कोई ना कोई कमेंट लोग कर ही देते हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा कि लोग बहुत कमेंट करते हैं स्टेट्स पे, है ना। जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाब पे भी लोग बहुत कमेंट करते हैं, बिहार पे बहुत करते हैं, साउथ इंडिया पे बहुत करते हैं, कश्मीर पे पत्थरबाज बोलते हैं उनको, है ना। तो एज ए टीचर, जी मैं पंजाब से हूँ शबनम। तो ऐसे कमेंट्स एक टीचर को, बिहार को ज्यादा बोलते हैं, बिहार पंजाब को भी बहुत ज्यादा बोलते हैं आर्या। ठीक है, ऐसे कमेंट्स अवॉइड करने हैं। इंक्लूड डाइवर्स एग्जाम्पल्स, हाँ बिल्कुल आती है। मैं अभी अपने घर पे हूँ सुप्रिया। इंक्लूड डाइवर्स एग्जाम्पल्स, किसी भी लेसन में आप अलग अलग तरह की एग्जाम्पल्स डालोगे। इनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाओगे, एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे की स्टेट की, एक दूसरे की हेरिटेज की, लैंग्वेज की। ठीक है, रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसिबिलिटी इन एजुकेशन, अब आप अगर किसी पीडीएफ से पढ़ा रहे हो या पीपीटी से पढ़ा रहे हो, आपके टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपकी पीपीटी क्लियर होनी चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग मटेरियल, आपके पास लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, चाहे सुनाई में या दिखाने में, आपके पास एनिमेटेड वीडियो होनी चाहिए या आपके पास डायग्राम्स होनी चाहिए जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाए। मैम आप कहाँ से हो? मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर से। असेसिबल क्लासरूम सीटिंग, सब बच्चों के पास सीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ बच्चे खड़े हैं, नो, कभी नहीं होगा ऐसा। पिछले पिछले जमाने में क्या होता था, जो लोअर क्लास बच्चे होते थे या जो लोअर कास्ट बच्चे होते थे उनको जमीन पे बिठाया जाता था, एंड वही अपर कास्ट बच्चों को सीट्स पे बिठाया जाता था। लोअर कास्ट को तो स्कूल में आने की भी इजाजत नहीं थी, पता है आपको, है ना। चैलेंजेस, अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज है लार्ज क्लास साइज, अगर क्लास का साइज बहुत बड़ा है, स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है क्लास की। अब आप देखो जैसे 250 बच्चे हो, अब हर बच्चे को मैं अलग अलग तरीके से तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। आप में से कुछ बच्चे डायग्राम डायग्राम से सीखते होंगे,
मेरी आवाज कट कट के आ रही यार, मेरे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है आज, फिर क्यों कट कट के आ रही है? आप अपनी कनेक्टिविटी चेक करो। चमार जाति को जैसे भीमराव बिल्कुल। जी जी बिल्कुल निशा, पोर्टल पर ही सबमिट कर दी है। अब अगर बड़ी क्लास है तो हर बच्चे को मैं अलग मेथड से नहीं पढ़ा सकती। अमृतसर पंजाब में है। लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं जब क्लास का साइज बहुत बड़ा हो। डिफरेंट लर्निंग स्पीड, हर बच्चे की डिफरेंट लर्निंग स्पीड होती है। कुछ बच्चे तो 2 महीने ले लेते हैं एक टॉपिक सीखने में। पर मैं अपना कोर्स इतना लटका थोड़ी सकती हूँ, मुझे तो कोर्स कंप्लीट करना होगा ना टाइम से पहले। तो मैं एक टॉपिक ही बार बार क्लास में नहीं रिपीट कर सकती। ये सब चैलेंजेस होते हैं जो एक टीचर फेस करता है। लैंग्वेज बैरियर्स, अब लैंग्वेज बैरियर बहुत कॉमन चीज है। जैसे हमारे बीच कभी कभी होता है, या मैं कोई इंग्लिश का वर्ड बोल दूं तो आप मुझे मैसेज करते हो मैम हिंदी में बोलिए। चाहे अगर मैं सिर्फ एक दो वर्ड ही इंग्लिश का क्यों ना बोलूं, तो कोई ना कोई बच्चा मैसेज कर देगा मैम प्लीज हिंदी में पढ़ाया कीजिए। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बैरियर। ये बहुत कॉमन है। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड, अब आपका मेथड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मेथड कैसा होता है? अभी किसी ने बोला था कॉम्बिनेशन मेथड। आप लेक्चर से भी पढ़ा रहे हो, साथ में एक्टिविटीज, क्वेश्चंस या थोड़े बहुत क्विज भी साथ साथ में करवाते जा रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल मेथड्स, जो सब बच्चों को समझ आएगा। ग्रुप सपोर्ट एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस, क्विज, ये सब चीजें कराना। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वीडियोस दिखाना यूट्यूब पर, एनिमेटेड वीडियोस दिखाना, 3D डायग्राम्स दिखाना। फिर सबसे जरूरी क्या है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का। ओके, आप मुझे बताओ, अगर आप एक क्लास में हो तो आप क्या प्रेफर करोगे? एक फ्रेंडली टीचर या एक बहुत खड़ूस गुस्से वाली टीचर? व्हाट डू यू थिंक? ओके, फ्रेंडली टीचर। बट आपको नहीं लगता कि फ्रेंडली टीचर्स को बच्चे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, उनको सीरियस नहीं लेते? फ्रेंडली टीचर्स को बच्चे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं उनको। है ना विजा? ऐसा नहीं होता है। नॉट मोर फ्रेंडली टीचर मतलब? रूब्रिक्स हमने कल पढ़, रूब्रिक्स ओके। वो तो स्ट्रिक्ट टीचर को भी कर देते हैं जिनमें डिसिप्लिन नहीं होता, बिल्कुल। थोड़ा खड़ूस भी होना चाहिए, अच्छा। और अच्छा भी होना चाहिए। अगर खड़ूस हो गए फिर बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, आपको अप्रोच नहीं करेंगे। अगर खड़ूस बन जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, सिंपल रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स हमने कल पढ़ा था, रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक होता है ऐसे पैरामीटर्स जिन पे बच्चे को असेस करा जाता है। जैसे अगर उसकी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो दैट मीन्स उसको एक्सीलेंट मिलेगा। कंटेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, हाँ हाँ जरूर जरूर लिख लो, एक पेज पे लिख लो। अगर ठीक है, ठीक ठाक है उसकी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग तो गुड, मोस्टली एक्यूरेट। अगर इनकम्प्लीट है, कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अच्छी, तो क्या बोलोगे बच्चे को? नीड इम्प्रूवमेंट।
प्रेजेंटेशन अगर आपने ली है बच्चे की, अगर बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल क्लियर क्लियर प्रेजेंटेशन थी, तो एक्सीलेंट। अगर बच्चा थोड़ा झिझक रहा था बोलने में, कंफ्यूज हो रहा था, बीच बीच में से फंबल हो रहा था, तो गुड, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हेजिटेशन थी। अगर प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही अनक्लियर थी, कुछ समझ नहीं आया टीचर को प्रेजेंटेशन के दौरान, तो क्या बोलना है बच्चे को? तुम्हें कुछ नहीं आता या नीड इम्प्रूवमेंट? व्हाट विल यू से? You don't know anything, or you will say that you need improvement. Improvement, yes, very good. पार्टिसिपेट अगर बच्चा ज्यादा कर रहा है, हाईली एक्टिव है तो एक्सीलेंट, मॉडरेट है तो गुड, लो पार्टिसिपेशन है तो नीड इम्प्रूवमेंट। अब हम कर लेते हैं कुछ डिस्कशन 4 मिनट में, क्योंकि मेरी साथ में क्लास होती है। एक पेज का क्वेश्चन बहुत है। व्हाट इज इंक्लूसिव टीचिंग? चलो फटाफट से आंसर दे दो, वी हैव ओनली 5 to 6 minutes। व्हाट इज इंक्लूसिव टीचिंग? यस क्लास, व्हाट इज इंक्लूसिव टीचिंग? मैम हिंदी, क्वेश्चन हिंदी में कैसे पूछूं? इंक्लूसिव टीचिंग, टीचिंग क्या होता है? मैंने अभी पढ़ाया था ना। यस निधि, यस यस। इंक्लूसिव की हिंदी भूल गई। इंक्लूसिव की हिंदी बद्रा। मैम हिंदी में बोलिए, हिंदी में इसे कैसे बोलूं? इंक्लूसिव टीचिंग को पढ़ता होता है। इंक्लूसिव टीचिंग होता है हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना, जैसे वो पढ़ना, जैसे उसे समझ आता है, सबको साथ लेकर चलना। Why is inclusivity important in education? एजुकेशन में इंक्लूसिव टीचिंग का होना क्यों जरूरी है? इंक्लूसिव टीचिंग क्यों जरूरी है? टीच बिल्कुल आ रहा। इक्वल इंक्लूसिवनेस का इंपॉर्टेंस क्या? किसी को सुन के, किसी को बोल के, प्रैक्टिकल करके समझाना, हाँ। हाउ कैन टीचर्स सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स? इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर बच्चे दूर दूर से, किसी और शहर से, किसी और देश या किसी और स्टेट से आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कैसे करना है? अगर बच्चे दूर दूर के देशों में से डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर में से आ रहे हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट करना है? एज अ टीचर आप उन्हें कैसे सपोर्ट करोगे? लैंग्वेज से, ठीक है। ऑल शुड फील रिस्पेक्टेड, यस। अच्छे से समझाकर, हाँ। पहले तो लैंग्वेज से, बिल्कुल लैंग्वेज बहुत जरूरी है। व्हाट इज accessibility इन टीचिंग? स्टूडेंट्स को उनकी कास्ट पे जज ना करना, चाहे वो छोटी जाति से है, कोई भी जाति से है। एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए सबको।
चाहे वो अमीर है, गरीब है, लोअर कास्ट है, मिडिल कास्ट है, अपर कास्ट है, ठीक है। सब बच्चों को लैंग्वेज, सब बच्चों को एजुकेशन का असेस होना चाहिए। सब बच्चों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, राइट टू एजुकेशन। हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन। याद है सबको? है ना? सब बच्चों को बराबर देखना, बिल्कुल। ओके, दैट्स इट क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। मौलिक अधिकार, यस। एजुकेशन, बिल्कुल बिल्कुल आदिति। कॉलेज में भी जमा करना होगा जब कॉलेज वाले बोलेंगे। बाय वरीशा, बाय। कॉलेज में सबमिट करनी है पर जब कॉलेज वाले बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। बाय एवरीवन, टेक केयर, कल मिलेंगे। प्रोजेक्ट के बारे में अभी नहीं पता मुझे। मैम एक बार पंजाबी में। कल मिलांगे सारे, ओके। उन कल मिलांगे। लव यू मैम, लव यू टू।